स्टार्ट। Yes, sir. Good evening, friends, and thank you to राजेश सर क्योंकि मतलब मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मैं एक ऑफलाइन मीटिंग में राजेश सर के टीम को मतलब हम लोग आए थे डिस्कशन करने के लिए। अभी ये सेकंड टाइम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर राजेश सर, क्योंकि मैं इतना मतलब बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि जैसे मतलब कि मैं कोई अच्छा स्पीच दे सकूं या कोई ऐसा बड़ा स्पीकर भी नहीं हूँ। तो कहाँ पे अगर गलती हो जाती है मुझसे तो सब जन खाली संभाल लेना, जो मेरे टीम मेंबर है। यही से मैं बात आगे चालू करना चाहूंगा कि जैसे राजेश सर ने बताया कि मतलब स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दे दो। तो मेरा नाम जैसे राहुल वाघ, मैं रहता था कुर्ला में, तो मतलब हमारे सब फैमिली मेंबर और जो हमारे डीओ थे वो भी हमारे घर के नजदीक ही रहते थे, विकास माने करके। तो एज अ प्रोफेशनली मतलब बाय एजुकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बी सिविल। तो वहाँ पे कल्पतरु करके बिल्डर है, वहाँ पे मैं जॉब करता था, ठीक है। फ्रॉम सिंस 2003, क्योंकि 2003 में मैं पास आउट हुआ कॉलेज से। फिर 2003 से 2008 तक अपना जॉब अच्छा चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और जो डीओ है हमारे विकास माने, वो हमारे साथ मतलब बोल सकते हैं हम लोग मतलब क्रिकेट साथ में खेलते थे। तो मतलब मेरे से 1 या 2 साल ही बड़े हैं वो। तो मतलब बचपन से ही हम एक दूसरे को पहचानते थे, एक दोस्त जैसे ही थे हमारे रिलेशन। तो मेरे 1 डेढ़ साल से वो पीछे लगे थे कि अरे एजेंसी ले ले, एजेंसी ले ले, अच्छा है, तेरे कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे हैं, सब इंजीनियर है, तो अच्छा काम कर सकता है तू। तो लेकिन उसमें क्या होता था कि जैसे एज ए सिविल इंजीनियर हूँ, तो मतलब ये एलआईसी मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब मांगना पड़ता है सबसे। तो एक थोड़ा टेंशन था वो। और आदत नहीं थी कभी ऐसा कि मतलब लोगों के सामने मैं उसको बोलता था यार ये नहीं जमेगा मुझसे, अपना काम अच्छा है, अपना जॉब अच्छा है, सैलरी मिल रहा है, वो ठीक है। ये एलआईसी वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना मार्केट में कि एलआईसी के लोग बहुत पीछे लगते हैं, बहुत पीछे लगते हैं। और नॉर्मली एलआईसी कौन करता है कि जिसको कुछ काम नहीं मिलता है वो एलआईसी करता है। तो मतलब ऐसा मेरे भी माइंड में था तभी, ठीक है। लेकिन आज नहीं वैसा, आज तो क्लियर हो गया सब, क्योंकि एलआईसी एक्चुअली हर कोई कर सकता है। और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या जो क्वालिफाइड है वो और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो कम पढ़े लिखे वो कर नहीं सकते हैं। ये एलआईसी में कैसा है कि जो भी मतलब कोई भी बिजनेस में, भले एलआईसी रहने दो या कुछ भी रहने दो, जो अच्छा मेहनत से काम करता है ना उसको रिजल्ट आता ही है। खाली अपना जो काम है ना वो पूरी निष्ठा के साथ करो। और उसमें मतलब कुछ ऐसा ये मत करो कि मुझे कुछ मिलने वाला है करके। जो निस्वार्थ सेवा भाव हम लोग काम करेंगे ना तो हमको उसका रिजल्ट आएगा। और पहला हमेशा क्लाइंट की हम लोग सोचेंगे तो बाद में अपना भला होता ही है। जैसे मतलब तो पहले शुभ लिखते हैं, बाद में लाभ होता है। ऐसा लाभ शुभ उल्टा नहीं होता है ना, या लाभ शुभ, या हम लोग पहले हमारा लाभ सोचेंगे तो कस्टमर का शुभ कैसे होगा। तो उसके लिए वो मेरे ध्यान में रह गया कि पहले भले अपना नुकसान होगा चलेगा, अपने को कमीशन कम मिलेगा चलेगा, लेकिन क्लाइंट्स को एज पर हिज रिक्वायरमेंट अगर या उसका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर सकता है तो उसके हिसाब से उसको देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि मेरे डीओ मेरे बहुत पीछे लगे थे, तो बाद में मैं उनको निगलेक्ट करता था। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे समझाया कि अगर साइड इनकम एक्स्ट्रा होता है तो फायदा किसका है। और एलआईसी मतलब समझा कि तुम अगर जो भी सैलरी कमा रहे हो, समझो उस टाइम पे मुझे 20 या 30,000 सैलरी थी, तो उसमें एडिशन हो जाएगा। और तुम अच्छा कर, उनको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो तुम लेफ्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसा, तो ज्वाइन तो कर लो। फिर बाद में मैंने डिसीजन ले लिया ठीक है कि अच्छा मतलब ये। तो फिर जैसे एग्जाम वगैरह हो गया, एग्जाम में पास वगैरह हो गया, तो उसके बाद फिर डीओ के पास मतलब हमारा मीटिंग चालू होता था कि डीओ को मिलने का या फिर कैसे पॉलिसी बताना है। तो 3 4 महीना कुछ काम ही नहीं किया मैंने। तो बाद में 3 4 महीने के बाद फिर सर ने बुलाया एक बार कि अरे आ जाओ, अपने को जो एजेंसी अगर लाइव रखनी है तो कम से कम 12 पॉलिसी करना पड़ता है। तो फिर उसके हिसाब से फिर उन्होंने प्लान समझा। और 2008 में उस टाइम पे जीवन सरल एक ही मुझे प्लान मालूम था, तो उन्होंने भी बताया वो जो चार्ट रहता था जो सब लोगों के एजेंट पास रहेगा, तो 250 से लेके 500 वहां से पॉलिसी चालू थी। तो फिर धीरे धीरे फिर वो चार्ट ही मुझे मालूम था खाली, तो उन्होंने जैसे बताया तो वैसे ही हमने चालू कर दिया काम। और फर्स्ट ईयर में शायद मैंने ज्यादा पॉलिसी नहीं की, 12 या 15 पॉलिसी कुछ किया।
और मेरा सेशन मतलब जो एजेंसी है वो अच्छा चालू हो गया। लेकिन उतना मतलब फोकस नहीं था, क्योंकि पार्ट टाइम करना है उसके हिसाब से ज्वाइन किया था, और पार्ट टाइम ही सोचा था, कभी फुल टाइम का सोचा नहीं था। फिर जैसे पैसे आते थे ना, मतलब कमीशन, रिन्यूअल कमीशन, वो एक अच्छा लगता था कि मतलब सैलरी छोड़ के कमीशन भी आ रहा है, तो एक हैंडसम इनकम लगता था वो, मतलब 4,000 5,000 ऐसे जमा होते थे। और बाद में फिर 3-4 साल के बाद थोड़ा रिन्यूअल कमीशन भी अच्छा हो गया था। तो फिर वैसे पार्ट टाइम ही चालू था। लेकिन तब से मतलब मेरे दिमाग में था, जब से सर ने फिर एमडीआरटी वगैरह हमको बताया, तो मेरे 2010 या 11 से मैंने सोचा कि एमडीआरटी करना चाहिए, एमडीआरटी करना चाहिए। लेकिन पार्ट टाइम में उतना पॉसिबल नहीं था, या एज ए सिविल इंजीनियर था करके क्या होता था कि सवेरे साइट पे जाने का टाइमिंग फिक्स है, लेकिन रात को आने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो फिर घर पे कभी 8:30 बजे आओ, 9 बजे आओ, तो फिर उसके बाद काम क्या होगा। तो उसके लिए मैं पार्ट टाइम का सोचता था, और फुल टाइम का कभी मतलब फुल टाइम का डेयरिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मेरी सैलरी जो थी 20,000, वो बाद में फिर बढ़ के 40,000, 60,000, 70,000 आगे ऐसे बढ़ रही थी। तो उसके लिए मैंने फुल टाइम का कभी सोचा नहीं। फिर जो है ये फुल टाइम का डिसीजन, मतलब तो वो कैसे आया वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, राजेश सर, इंट्रोडक्शन में और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? क्या और कुछ आपके सवाल दें? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप तो सिविल फैमिली इंजीनियर है, बैकग्राउंड। सिविल इंजीनियर वो जो समझ गया, लेकिन उसके पहले आपकी फैमिली क्या, आपके पिताजी क्या करते थे? हाँ, मेरे पिताजी, अगर मालूम रहेगा, मैं चौल में रहता था, तो हाँ। मेरे पिताजी जो है स्वदेशी मिल कामगार करके, जो गिरनी कामगार है, गिरनी थी, तो अच्छा, उसमें मिल। वो एज हाँ, मिल मिल। ओके, हाँ। तो कपड़े का मिल था वो, स्वदेशी मिल, टाटा मिल। हम्म। तो उसमें एज वो मतलब जॉब ही करते थे, उनका सैलरी ज्यादा नहीं था। उस टाइम पे 4 या 5,000 कुछ पेमेंट उनको मिलता था, जब भी हमारा कॉलेज वगैरह चालू था तभी। और ओके। जब भी मैं डिग्री कर रहा था तभी उनका उन मिल बंद भी पड़ गई थी। फिर बाद में उन्होंने एज सिक्योरिटी, मतलब जो वॉचमैन करके रहते हैं ना, तो बराबर। उनका सैलरी तभी 2 या 3 हजार था, जब भी मेरा कॉलेज चालू था, एग्जैक्टली। मतलब डिप्लोमा होने के बाद डिग्री। हम्म। तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार बस अभी डिग्री नहीं करना चाहिए, डिप्लोमा करके मुझे जॉब ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है करके। तभी पिताजी और मम्मी ने बोला कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू तेरा पढ़ाई कर, क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट है आज के इसमें, डिप्लोमा को इतना वैल्यू नहीं है, तो डिग्री कर, बाद में फिर जो भी होगा अच्छा होगा। तो हम्म। फिर माँ ने मेरे भी जो अपना, अगर आपको मालूम रहेगा, खानावल करके रहता है, कि हम्म। जहाँ पे 5 या 10 लोगों को ऐसा एरिया में खाना वगैरह खिलाते, तो लोग घर पे आते थे, टिफिन लेके जाते थे, घर पर खाते थे। हम्म। तो ऐसा मतलब मेरे 3 साल वैसे हो गए, तो काफी कि स्ट्रगल मतलब हुआ। कॉलेज के। काफी स्ट्रगल हुआ। हाँ हाँ, यस यस, काफी स्ट्रगल हुआ। और उसमें एक्चुअली है ना, जब मैं कॉलेज में था डिग्री में, तो वो था अहमदनगर, मतलब आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ मुंबई था। तो वहाँ पे हॉस्टल का खर्चा वगैरह था वो। लेकिन मतलब भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त थे ना, फ्रेंड लोग, वो बहुत ही अच्छे निकले। तो मुझे मतलब कॉलेज ज्वाइन होने के बाद उनको, मेरे जो फ्रेंड लोग थे सर्कल, तो उनको मेरे घर का मतलब आइडिया था कि कैसा घर है क्या नहीं है। तो फिर जब भी मुझे कुछ पैसे का जरूरत था ना, तभी वो दोस्त लोग बोलते थे, भाई तू घर पे नहीं मांगने का, जो भी रहेगा हमारे पास मांग, हम तुझे दे देंगे। फिर तुझे जब भी देना पड़ेगा ना, कॉलेज या डिग्री जॉब में लग जाएगा तभी दे मुझे। तो सेम मतलब थिंग हैपेंस विद मी आल्सो। मेरे पास कॉलेज में कोई अच्छा। भी फीस नहीं थी, तो मेरे फ्रेंड्स लोग इकट्ठा करते थे पॉकेट मनी, और मेरे फीस जो है वो देते थे। सेम थिंग। ओके। तो वो दोस्त लोग मुझे, मतलब मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। वैसा है कि मैं घर पे भी कभी पैसा मांगना बंद ही, जो घर से आता था ना, पिताजी या मम्मी देती थी, तो उतने ही महीने का खर्चा हो जाता था, और कुछ अगर एक्स्ट्रा लग गए तो फिर दोस्त लोग से लेता था। तो मतलब थैंक्स कहना चाहूंगा, मतलब अभी आपने याद दिलाया उसके लिए, ये प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त थे कॉलेज के, जैसे रुपेश राणे, शरद राणे, हेमंत पाटिल, अरुण शिंदे, ये सब पुणे मुंबई के फ्रेंड थे। तो उनका मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वेरी तो गुड। वो स्ट्रगल ही लाइफ था मतलब। हम्म। लेकिन एक था तभी कि नहीं भाई, अपने को कुछ करना है। बराबर है। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर मतलब जॉब तो अच्छा लग गया था, कल्पतरु भी चालू था मस्त पैकी, कुछ टेंशन तो नहीं था उतना। हाँ, तो फिर ठीक एजेंसी है। लेते वक्त ऐसा नहीं लगा कि ये सिविल इंजीनियर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा? हाँ, जैसे सर मैंने कहा ना कि मुझे एजेंसी लेने में पहले कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, हम्म। क्योंकि सैलरी अच्छी थी।
मतलब उस टाइम पे तो। लेकिन बोलते हैं ना, सर ने क्या दिखाया कि एक्स्ट्रा इनकम अगर मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है। हम्म, बराबर। तो फिर वो, हाँ, थिंक किया कि ठीक है ना यार, एक्स्ट्रा इनकम अच्छा है ना, फिर किसको सेकंड इनकम अच्छा नहीं लगेगा। ओके। तो उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, मैं कर सकता हूँ। और जब भी सर मैं पढ़ाई करता था ना, मतलब वो बुक्स का वगैरह, तभी सोचता था कि अभी हाँ मेरा एग्जाम हो गया, पास हो गया है, तो मैं इतना पॉलिसी करूंगा, इतने लोगों को मिलूंगा, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से एलआईसी कर पाऊंगा। तो मैं सोचता था कि मैं साल का 2 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ, ऐसा मतलब ख्याली पुलाव तभी बनते थे मन में, क्योंकि बराबर। लगता था कि ये बहुत ही आसान है हम्म। तभी। लेकिन जब भी स्टार्ट में फिर एग्जाम होने के बाद जब भी काम चालू हो गया, तो जो मेरे को आसान लगता था ना कि मैं इसको बोल दूंगा तो पॉलिसी निकालेगा, हम्म। ऐसा मुझे पहले लगता था। लेकिन फिर वो उल्टा होने लगा, वाइस वर्सा। मैं अगर एलआईसी का बात करने जाता था ना, तो लोग मेरे से ऐसा मुंह फिरा लेते थे, जो मेरे दोस्त थे या कोई थे। तो फिर थोड़ा हर्टिंग होने लगा कि यार मैं, हाँ हाँ। ये क्या जॉब है यार, मुझे मेरे से लोग भाग रहे हैं। हाँ, मेरे से लोग भाग रहे, बराबर है। और उस टाइम पे मतलब क्या होता है, मेरे सर भी बोलते थे, अरे तू ऑफिस में जाता है तो वहां पे स्टाफ को बोलो या जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोलो। तो अगर वहां पे कैसे होता था कि एज ए मैं कॉन्ट्रैक्टर, यानी हमारे अंडर रहते थे। हम्म। तो जैसे अभी कल सुरेंद्र सर ने कहा ना कि वो अकाउंटेंट के हेड थे, तो उनके नीचे स्टाफ थे, वैसे हमारे नीचे भी स्टाफ वगैरह होते थे। तो उनको मतलब बोलना, मतलब फिर ये लगता था कि हमारे मन में आता यार वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कॉन्ट्रैक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा कि साहब एलआईसी करते करके। अच्छा। तो हाँ, तो उसके लिए उसको बोलता भी नहीं था मैं तभी। ओके। लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे उनको भी बोलना चालू किया। ठीक है, फिर ये और टर्निंग वहां से पॉइंट, भी, फिर ये टर्निंग पॉइंट आया कहाँ से? हाँ, टर्निंग पॉइंट एक्चुअली है ना कि ये आया कहाँ से ना, कि मतलब मैं सोचता था, मतलब 2010 या 11 के बाद है ना, मैं सोचता था एमडीआरटी होना चाहिए, एमडीआरटी होना चाहिए। और वो मेरे मन में था कि एमडीआरटी करना है तो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम में थोड़ा मतलब मुश्किल, मतलब नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हम्म। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, 2019, मतलब ये पिछले साल की बात है। तो हमारे जो मेरा जो साइट था कंस्ट्रक्शन का, तो वहां पे एज ए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। तो मेरा सैलरी लगभग 15-16 लाख था तभी, मतलब एनुअल पैकेज। तो 1 लाख रुपीज इन मंथ मतलब हैंड में आता था। तो अच्छा। लेकिन क्या हुआ, और हाँ, कल्पतरु में मुझे लगभग अप्रोक्सीमेटली 2005 से 19, यानी 14 ईयर्स हो गए थे। तो हमारे कंपनी में नए वीपी आ गए हमारे साइट पे। तो थोड़े भी नए वीपी आते हैं ना हम्म। दूसरे कंपनी से, फिर उनका थोड़ा सा मतलब नेचर ऑफ वर्किंग अलग होता है, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। अभी मैं कल्पतरु में 15 साल से हूँ, तो मुझे मालूम है कल्पतरु में क्या पद्धति से काम होता है। तो उनको लगता था कि ये कल्पतरु के जो स्टाफ है वो कुछ काम के नहीं है, सब ऐसे ही है, मतलब फुकट की सैलरी ले रहे हैं उनके हिसाब से। और एक्चुअली मतलब अभी मुझे मालूम नहीं वो सच है क्या झूठ है, क्योंकि उनको उनके स्टाफ भी लाने थे। क्योंकि जैसे कोई आदमी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है ना, तो पुराने कंपनी के, क्योंकि उनके साथ काम किया हुआ रहता है, तो उनको वहां पे स्टाफ लाने रहते हैं। तो ये भी शायद रहेगा कि नहीं रहेगा, भी सर को मालूम है। तो हमारे साथ थोड़ी साइट्स पे वगैरह काम में इशू आते थे, ये होता था वो होता था। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा मुझे 5 या 5 या 6 महीने के बाद कि आप राहुल कल जाके एचआर को मिलो। तो मैं बोला सर क्या रिजाइन है क्या, ट्रांसफर है? तो बोलता है तू कल बात कर एचआर से, मालूम पड़ेगा तुझे क्या नहीं है क्या है। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इतना साल कल्पतरु में था तो मुझे लगा कि ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। और बाकी सीनियर से मैंने बात किया था तो उन्होंने बोला मेरे साइड्स पे आ जा, इशू नहीं है कुछ इतना। तो लेकिन कल्पतरु मतलब जैसे फिर यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि अपने ना मतलब कंपनी को प्यार नहीं करना चाहिए, ओनली अपने काम से काम रखो। जो हम लोग सोचते हैं ना कि कंपनी में ओवर टाइम करो, ये करो वो करो, कुछ मतलब नहीं है, ऐसा मुझे उस टाइम पे मालूम पड़ा। तो कंपनी ने मतलब एचआर, अभी हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट ने बोल दिया मुझे कि भाई एक वीपी ने अगर निकाला तो दूसरा वीपी हम लोग नहीं ले सकते, तो आपको रिजाइन करके दूसरा जॉब मतलब छोड़ना पड़ेगा कंपनी। मैं बोला ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, कल्पतरु के इस पे और एक्सपीरियंस पे मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा, इशू नहीं है कुछ उसमें। तो फिर बाद में 1 महीना सर्च किया मैंने जॉब। तो कुछ मतलब पिछले साल मई या जून में ये सब बात हुई। तो सर्च किया तो मुझे जॉब मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो फिर क्या करूं? तो अभी फिर अपने पास एक तभी अच्छा हथियार था ये, क्योंकि मतलब मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया उसमें कि जो मैं सोच रहा था ना पहले 3-4 साल पहले कि फुल टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए, वो हो नहीं रहा था। तो ये इंसिडेंट्स के कारण मैंने डिसीजन लिया कि फुल टाइम करना चाहिए।
एट दैट टाइम तो फिर मैं एलआईसी का कमीशन कितना था? एट दैट टाइम LIC का रिन्यूअल कमीशन खाली 10 या 15 हजार। अच्छा, उतना ही मिल रहा था हर हाँ महीने? उतना ही मिल रहा था। ओके ओके हर महीने, यस यस ओके। यस। हाँ, ठीक है। और तभी क्या हुआ फिर, घर वाले तैयार नहीं थे, मम्मी डैडी वो बोलते अरे भाई या वाइफ कि 2 महीना 3 महीना लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन तू जॉब ही सर्च कर। जॉब कर, बरोबर। हाँ, तो ये इसमें मत पड़, LIC का बोल नहीं सकते महीना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उनको दिख रहा था ना कि इतना सैलरी आ रहा है महीने में। बराबर। तो फिर अचानक ये रिस्क क्यों, तेरे को दूसरे कंपनी में जॉब मिल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, खाली लेट होगा और कुछ क्या होने वाला है। मैं बोला ठीक है ना, तो जब तक जॉब मिलता है तब तक करता हूँ। तो उनको लगा ठीक है चलेगा, ऐसा कर चलेगा। तो वाइफ को बता दिया मैंने कि मैं जॉब नहीं सर्च कर रहा हूँ अभी, बंद कर रहा हूँ जॉब सर्च करने का। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे 1 या 2 महीना कि मुझे लगे डिसीजन लेने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मैं फुल टाइम करूँ या जॉब करूँ, फुल टाइम करूँ या जॉब करूँ, क्योंकि बहुत मतलब टेंशन तो बहुत थे कि होम लोन था, गाड़ी का लोन था, तो उस टाइम पे हेडेक तो बहुत थे। तो फिर तो इसलिए डिसीजन जो लेना था ना मुझे पक्का लेना था, एक तो इस पार नहीं तो उस पार। बराबर। हाँ, क्योंकि फिर दोनों इस पे अगर मैं रखूंगा ना पैर तो फिर जॉब भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बराबर। मैंने वाइफ को फिर थोड़ा कन्विंस किया कि उसको मैंने कहा कि एक काम कर, मुझे खाली 1 या 1.5 साल दे दे, ठीक है। 1 या 1.5 साल में अगर मैं नहीं कर पाऊंगा LIC में, तो जॉब मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, खाली ठीक है क्या होगा, ये सैलरी जो थी वो थोड़ी कम मिलेगी, और तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला स्टार्ट में, मतलब फिर बाद में जैसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट वगैरह होगा तो सैलरी लेवल पे आ जाएगी, इशू नहीं है कुछ, अगर कुछ ज्यादा इशू आया तो। बराबर। तो थोड़ा वाइफ भी कन्विंस हो गई। और जो मेरे PF के वगैरह पैसे आए थे तो उसको वाइफ को बोल दिया भाई देखिए अकाउंट में ये पैसे हैं, जो भी 6-7 लाख रुपए जो भी वो तेरे अकाउंट में डाल, ये फैमिली का खर्चा इसमें हो जाएगा पूरा। बराबर। मेरे को जो 1-1.5 साल रुपए 1-1.5 साल चाहिए उसके लिए, एग्जैक्टली। तो भी टेंशन नहीं ना, तो मैं भी काम कर सकता हूँ। बराबर। तो उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना थोड़ा मतलब बहुत ही टफ था, क्योंकि मतलब जिसको भी अगर मैं बोलूँ ना ये डिसीजन का, और मैंने किसको बोला भी नहीं है, खाली मेरे मम्मी डैडी को बोला और वाइफ को बोला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ करके। ओके। नहीं तो अगर मैं किससे राय लेने जाता था ना, दोस्त लोग से या किससे, हम्म। तो फिर वो उल्टा मुझे ही बोलते थे क्या पागल है क्या तू। बराबर। हाँ, तो खाली ये डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और तभी मतलब मैं ऐसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ कभी कभी, तो टाटा का मुझे, जो रतन टाटा जी है उनका वो कोट अच्छा लगता है हमेशा, कि आपका डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, आप जब भी वो डिसीजन लेते हो तो आपके ऊपर है कि वो सही करना है या गलत करना है, क्योंकि बराबर। उसके हिसाब से आप काम करो, क्योंकि डिसीजन कोई गलत नहीं होता। अगर आपने डिसीजन लिया है फुल टाइम करने का, अगर फिर मैं अगर फुल टाइम के हिसाब से काम नहीं करूंगा और अचीव नहीं हो पाएगा मेरा, तो फिर वो मेरा फॉल्ट है। वो डिसीजन गलत नहीं था, वो डिसीजन सही था, लेकिन उसको मैं सही नहीं कर पाया। बराबर। तो उसके हिसाब से वो डिसीजन मैंने तब लिया था। और मतलब मुझे डिसीजन लेने के बाद फिर जैसे जैसे वाइफ को बोला था कि मुझे ये साल में MDRT करना ही है कौन सी भी हालत में, क्योंकि मुझे मालूम है MDRT होऊंगा तो ही मेरे सपने आगे जाके फिर MDRT COT TOT ये आगे जाके पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। बराबर। और तभी वो डिसीजन इंपॉर्टेंट था, तो वो मतलब था, मुझे आज अच्छा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो एकदम सही था। ओके। लेकिन अभी डिसीजन लेने के बाद आपने किया क्या? एमडीआरटी हो गए आप, लेकिन उसके लिए कुछ किया होगा ना? कुछ पापड़ तो बेले होंगे आपने। हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, तो वो नहीं क्या सर, है, बहुत वो पापड़ जरा बेले। बताओ। और एक्चुअली ये डिसीजन लेने में ना मेरे DO का भी साथ था मेरे, ओके। क्योंकि उनके साथ, क्योंकि एक्चुअली मुझसे ज्यादा ना टेंशन उनको था। यस। बराबर है, वो तो होता ही है। हाँ, क्योंकि DO को मिलने के लिए ना मेरे पिताजी भी गए थे। अच्छा। ओके। हाँ, और DO को मिलने के लिए उन्होंने कहा कि अरे, अभी उनको क्या लगा पिताजी को मेरे, कि ये DO ने राहुल को कुछ अलग अलग पढ़ा अच्छा दिया है सब अच्छा, ये, पट्टी पड़ा दी, हाँ। कि हाँ पट्टी। और हम साथ में ही रहते, मतलब अभी हम लोग कुरला में रहते थे, भी हमारे चौल में ही थे वो। अभी हम लोग कामोठे आ गए पनवेल में, तो हम्म। हमारे सेक्टर में ही रहते वो DO, तो ओके। पिताजी उनको पहचान के ऑफिस में जाके बैठते। तो हम्म। पिताजी को लगता था कि भाई DO ने ही पट्टी पढ़ा दी है। बराबर है, हाँ।
तो फिर डीओ मेरे को बोले, राहुल यार तेरे पिताजी भी आए थे मेरे पास, अभी तू जो डिसीजन लेगा तो अपना तेरा भी जवाबदारी है, और मेरा उल्टा ज्यादा मेरे को टेंशन आ रहा है बराबर। कि अगर तू सक्सेस नहीं हुआ तो, क्योंकि तेरी सैलरी जस्टिफाई करनी है मुझे। यस। तो मैं बोला सर कुछ टेंशन नहीं है, ऐसा में मतलब मुंह पे दिखा था टेंशन नहीं है, लेकिन मन में बहुत टेंशन होता था। यस, एग्जैक्टली। तो डीओ ने भी अच्छा मतलब साथ दिया मुझे। अभी ये मतलब सही कैसे हुआ, हाँ। तो जैसे हाँ स्टार्ट में मतलब है ना, प्रॉब्लम क्या होते थे कि पहले पार्ट टाइम थे, तो साइट मतलब सवेरे ऑफिस में जाने का तो टाइम कैसे चला जाता मालूम नहीं था, और फुल टाइम होने के बाद उल्टा हो गया, मतलब टाइम रहता है लेकिन किसके पास जाने का वही मालूम नहीं। क्योंकि पहले काम करते थे पार्ट टाइम, तो मतलब अपने हिसाब से काम करो, संडे को करो या मंडे ट्यूसडे कभी भी करो, शाम को आने के बाद घर पे किया तो किया, फोन किया तो किया, नहीं किया नहीं किया, या सामने से इंक्वायरी आ गई तो फिर किया। लेकिन फुल टाइम होने के बाद प्रॉब्लम होता है जाना किसके पास है। तो फिर जब भी फुल टाइम चालू किया तभी फिर जो हमारे डीओ थे विकास सर, उनके साथ कोई डिस्कशन होता था, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई सवेरे ना तू घर से है ना जैसे ऑफिस के लिए निकलता है 8 सवा 8 बजे, तभी निकलना ही चाहिए कौन सी भी हालत में। तो मैं बोलता था ठीक है निकलूंगा, निकलने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने का किधर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बराबर है। हाँ वो भी तकलीफ है। तो बोलते फिर हमने उन्होंने कहा कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना, कॉलिंग कर, 2 दिन का मीटिंग तू पहले से ही रेडी कर, तो दिन में कम से कम तेरी मिनिमम 2 मीटिंग्स तो होनी चाहिए। जब तक तुझे टू एग्जैक्टली, मीटिंग मिलती नहीं है तब तक तू कॉल करना छोड़ने का नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एग्जैक्टली। मुझे बोलने का। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन ये क्या है मतलब बोलते हैं ना हम लोग, ये बताने के लिए अच्छा लगता है लेकिन जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो बहुत ही तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है मालूम है क्या, क्योंकि जब हम लोग कॉल करते हैं ना तभी फिर सामने के रिस्पॉन्स सुन के ही है ना, फिर कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि एक बराबर। हाँ एक कॉल करेंगे तो फिर वो फोन नहीं उठाता, कुछ नहीं उठाता, ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं फिर। तो उसके लिए फिर भी, लेकिन फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आती थी तो हम लोग डीओ से बात करते थे। ठीक है, अभी मेरा जो एमडीआरटी का टारगेट था तो जुलाई तक मेरा है ना अप्रोक्सीमेटली, जब भी जॉब छोड़ा था ना तभी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख तक कुछ प्रीमियम हुआ था। 4 लाख का प्रीमियम, ओके। मतलब कमीशन अप्रोक्सीमेटली 1.25 या 1.5 लाख तक रहेगा टेंटेटिवली। तो जो भी जॉब छोड़ने के ओके। बाद फिर टारगेट तो था एमडीआरटी करना है करके, यानी जो 35 लाख का प्रीमियम लाना है वो ध्यान में था। लेकिन जून जुलाई तक मेरा 4 लाख का हो गया था। फिर जॉब छोड़ने के बाद जैसे जुलाई से काम चालू हो गया तो इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि जुलाई में मतलब बारिश भी था या अपना रीजन, या फिर हम लोग बोलते हैं कि उसमें मतलब मुझे पार्ट टाइम टू फुल टाइम वो काम समझने के लिए 1-2 महीने चले गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और टेंशन भी था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, ऐसा मतलब एकदम डाउट था माइंड में। तो उसके हिसाब से फिर जुलाई तक मेरा 4 लाख हुआ था। फिर जुलाई से अक्टूबर तक नॉर्मली काम चालू था, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली मेरा और 3 या कुछ 5-6 लाख कमीशन, 5-6 लाख प्रीमियम हो गया, और मतलब और 3 महीने में। तो मेरा कुछ जनवरी से लेके जुलाई तक 7 4 एक 11 लाख तक काम हो गया था। जुलाई, और फिर जुलाई से आगे 3 महीने यानी अक्टूबर तक। 11 लाख का अक्टूबर तक प्रीमियम बोल रहे हो आप? हाँ हाँ प्रीमियम 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 ओके, हाँ। 11 लाख का मतलब प्रीमियम। तीन साढ़े तीन लाख का कमीशन। हाँ यस बराबर बराबर, 3-3.5 लाख का कमीशन। तो हम लोग को अक्टूबर तक था तभी, फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने में जो बाकी था कुछ अप्रोक्सीमेटली 22 या 23 लाख बाकी था। अभी फिर मुझे भी टेंशन आया था कि क्या करना, एमडीआरटी होगा कि नहीं होगा। तो डीओ ने कहा तू ना एमडीआरटी का प्रेशर मत ले। मतलब वो एग्जैक्टली, एक यस। बात मुझे अच्छी लगा कि तू एमडीआरटी का प्रेशर मत ले, तू है ना ये सोच कि मुझे खाली काम करना है, और बराबर। तेरा जो पैसा मिलेगा ना तो उसका जितना मिल रहा है उतना आने दे, खाली मीटिंग कर, तू रिजल्ट पे फोकस मत कर। एग्जैक्टली। अभी प्रॉब्लम मतलब उन्होंने क्या बताया प्रॉब्लम हो रहा है कि तू एमडीआरटी 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 सोच रहा है ना, तो तुझे वो 10 लाख कमीशन दिख रहा है, 10 लाख कमीशन दिख रहा है। बराबर। तो वैसा तू सोच मत, तू खाली मीटिंग कर, और जो रिजल्ट है ना जो आएगा वो आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अगर तू समझो इस बार एमडीआरटी नहीं हुआ तो भी अगर तेरा कमीशन जो है समझो 5 या 6 लाख के भी ऊपर जाता है तो भी ये अच्छी अचीवमेंट है। बराबर है। ठीक है,
तो उन्होंने ऐसा बताया मुझे, तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि हौसला दिया करके, तो फिर मैं बोला ठीक है चलेगा। लेकिन मतलब मेरे दिमाग में था नहीं, एमडीआरटी करना ही है कौन सी भी हालत में। ठीक है, डीओ सर मतलब वो हमारे लिए बोलते हैं कि भाई तू मतलब उन्होंने शायद बताया रहेगा कि मतलब निगेटिव या डिप्रेशन में मत जाओ करके, उसके लिए उन्होंने कहा होगा कि अगर तू इतना भी अचीव कर सकता है तो चलेगा। लेकिन एक फायदा कहाँ पे हुआ कि नवंबर क्लोजिंग जो प्लान क्लोजर था ना, तो उसमें एकदम मतलब अफलातून काम हो गया ओके। प्लान क्लोजर का। अच्छा। तो प्लान, हाँ प्लान क्लोजर का अफलातून मतलब लगभग वो महीने में ना हमने टेंटेटिव, मुझे याद है कि 10 लाख का प्रीमियम डिपॉजिट किया। ओके। मतलब जो मुझे 20 to 23 लाख चाहिए थे, तो 10 लाख नवंबर में आ गए। ओके। ओके। हाँ। और एक तभी फिर नवंबर में ऐसा हो गया कि मतलब उस टाइम पे काम करना जो था, तो 10 लाख आ गए, तो दिसंबर में मुझे कुछ 12 या 13 लाख रुपीज करने थे। ओके। तो एक अच्छा मोटिवेट आ गया कि नवंबर में इतना काम हो गया ना, 10 लाख, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली मेरा कमीशन उस टाइम पे ना 3 या 3.25 लाख रुपए आया रहेगा कमीशन अकाउंट में। बराबर। और मेरा एजेंसी वाइफ के नाम पे, तो अच्छा। कमीशन का मैसेज वगैरह उसको ही जाता है, ओके। क्योंकि मोबाइल नंबर उसका ही रखा है मैंने। ओके। तो उसने मुझे फोन किया हां. की अरे असं असं पैसे जमा झालेत अकाउंटला, कसलेत ते? म्हटलं कसलेत म्हणजे कमिशन आहे म्हटलं ते. हां. तो उसको भी एकदम शॉक हो गया हां. कि बोलता है यार ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलता है तेरा दूसरा कुछ पैसा रहेगा। अरे मैं बोला अभी क्या बोलूं इसको। हुँ. तो बाद में फिर मैंने उसको जो एजेंसी बिल आता है ना, कमीशन हाँ, बिल, वो वो दिखाया। दिखाया। अच्छा। हाँ। तो उसको मालूम पड़ा कि हाँ, और जब भी वो फिर पैसा आया ना, तभी उसको मालूम पड़ा यार जब भी ये जॉब करता था तभी एक महीने में खाली 1 लाख रुपए आते थे, बराबर है. लेकिन ये ऐसा कर रहे तो 3 लाख भी आ रहे, मतलब काम किया येस. तो थोड़ा सा एक जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना, तो वो मतलब मुझे आज भी याद है। और वो खुशी से हमें हमें और भी मोटिवेशन आता है. दैट इज द रियल मोटिवेशन. यस 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 यस, बराबर है। वो किसी से हमको सच में रियल मोटिवेशन है, क्योंकि अपना फैमिली खुश रहेगा तो हम लोग आराम से ही काम और जोर शोर से कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली. अपना काम नहीं होता है ना, तो फिर हम लोग मतलब कभी कभी हो जाए या फैमिली पे गुस्सा निकालते हैं, या घर पे आने के बाद फिर मतलब ये करते हैं फ्रस्ट्रेशन अपना, बाहर का फ्रस्ट्रेशन हम लोग घर पे निकालते हैं। फिर वो वाइफ को भी पता चलता है, बच्चों को भी पता चलता है। तो अपना एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन घर पे नहीं दिखाना चाहिए। जो भी फ्रस्ट्रेशन अपने मन में रखो, या उसको फ्रस्ट्रेशन को निकालो कि बराबर. कैसे काम कर सकते हैं। तो वो एक था। फिर नवंबर और दिसंबर में जो 12-13 लाख था, वो भी टेंशन का काम था। लेकिन फिर दिसंबर महीने में ना डीओ ने बताया यार, मतलब मेरा भी काम हुआ था और नेचुरली विजय का भी काम हुआ था। अच्छा, विजय तो मेरे से मतलब 3-4 लाख आगे ही था, हमेशा वो आगे दौड़ता था मेरे। तो हम्म. मेरा टारगेट था कि विजय को पकड़ने का, कि हम्म. जितने जल्दी उसके क्लोज जाएंगे तो साथ में एमडीआरटी हो जाएंगे। एग्जैक्टली. तो एक विजय से भी अच्छा मतलब ट्यूनिंग, पहले से हमारा था ट्यूनिंग, लेकिन एक अच्छा मतलब बोलते ना कलीग रहेगा ना अच्छा, तो अच्छा काम भी होता है। और एक दूसरे को मतलब है ना, ठीक है हम लोग कई कई बातें डीओ को नहीं बता सकते, तो लेकिन करेक्ट. हमारे कलीग जो रहते हैं उसको बता सकते हैं यस. कि यार ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वहां से भी सजेशन मिलते हैं कि ठीक है, ये ऐसा नहीं तो ऐसा कर, ऐसा कर। और विजय का बोलना है मुझे कि मतलब हम लोग एक दूसरे से बहुत शेयरिंग करते थे कि कौन सा भी अच्छा सेल क्लोज हो गया तो मैं विजय को बताता, विजय मुझे बताता था। और फिर अपना ये भी होता था कि मतलब अगर विजय के पास कुछ आइडिया आ गए तो वो भी मुझे बताता, और मैं भी उससे शेयरिंग करता था। और जो नवंबर में सर है ना, एक मतलब एक्चुअली वो ठीक है 10 लाख का प्रीमियम आया, अच्छा हो गया वो। लेकिन उसके पीछे है ना जो डीओ का ना, मतलब डीओ ना सच में गुरु बोलते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि गुरु क्यों है वो। बराबर है. क्योंकि डीओ ने क्या किया, हमारी जो पूरी टीम थी ना, उनको एक प्रेजेंटेशन दिया। अच्छा. ठीक है सर, टाइम है क्या अपने पास अभी, क्या हाँ, ज्वाइन करना है फिर से? 2 मिनट है. हम नहीं तो लोग वापस. प्रेजेंट, हाँ, हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे. हाँ वो प्रेजेंटेशन है ना, वो खतरनाक प्रेजेंटेशन है। जो विजय को भी मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन उसमें है ना, मतलब 1-1 लाख का प्रीमियम है ना, पार्टी लोगों ने आराम से दिया, ऐसा प्रेजेंटेशन था वो। वो प्रेजेंटेशन आप हमें अगली मीटिंग में बताओ. वी विल रीजॉइन अगेन. अच्छा हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, हम नो लोग प्रॉब्लम सब सर। रिजॉइन करेंगे वापस एक बार. ठीक है. ठीक है ठीक ओके. है ठीक है, ओके. ओके। ओके.